नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होगी, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। सबसे पहले हम बात करेंगे पुणे की। पुणे के हैवान को फांसी हुई है और ऐसे में क्या बड़े कदम उठाए गए हैं और किस तरह से ये पूरी कार्य प्रणाली देखने को मिली है, बताएंगे आपको। दूसरी हमारी अहम खबर होगी फिर टॉप 5 में भारत। किस तरह से भारत टॉप 5 में आया है, क्या कुछ हुआ है शेयर मार्केट को लेकर, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी जो अहम खबर हमारी होगी वो हम आपको बता दें, महिलाओं को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का करियर भी जरूरी है और ये सबसे अहम खबर हमारी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज खास होने वाला है न्यूज पंच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। तो आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से इंसाफ की रफ्तार की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महज 60 दिनों के भीतर 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुना दी है। 1 मई को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से जो जांच है वो पूरी की है। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों पन्नों की जांच और 55 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड कर मामले को रिकॉर्ड समय में मुकाम तक पहुंचाया गया है। 25 जून को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 29 जून को मृत्युदंड का आदेश सुनाते हुए कहा कि यह अपराध इतना क्रूर, अमानवीय और समाज की न्यायिक चेतना को झकझोर देने वाला है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। अदालत ने माना है कि पीड़िता पूरी तरह से असहाय थी, अपराध बिना किसी उकसावे के किया गया और दोषी समाज के लिए स्थायी खतरा है। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय और समाज को यह स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। वहीं मासूमों के खिलाफ हैवानियत करने वालों के लिए कानून अब तेजी से और सबसे कठोर सजा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में पुणे के हैवान को फांसी हुई है। सिर्फ 60 दिन में डेथ वारंट जारी किया गया है और 2 मई को यह एफआईआर हुई और 29 जून को सजा। मासूम को उसने शिकार बनाया था। तो अपने आप में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जिस पर लगातार अपडेट निकलकर सामने आया। और अब जब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या है, तो साफ तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। किस तरह से जो चीजें हैं वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो यह भी दिख रहा है कि सिर्फ 60 दिन में डेथ वारंट जो है वो देखने को मिला है। और ऐसे में महाराष्ट्र के पुणे से यह बड़ी खबर सामने आई और इसके बाद जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से डेथ वारंट हुआ। 3 साल की जो बच्ची है उसे रेप का ये जो मामला था उसमें किस तरह से लगातार जो कोशिशें थी वो लगातार देखने को मिली और इसीलिए देखा गया है कि जो दोषी है उसके खिलाफ किस तरह से सख्त कार्रवाई की गई है, फांसी की सजा उसको सुना दी गई है। और ऐसे में ये एक बड़ी पहल के रूप में दिखाता है कि किस तरह से पहले जो एक्शन फॉर्म था वो अब और तेज गति से जारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 25 जून को अदालत ने ठहराया था उसे दोषी और सजा को लेकर यह फैसला रखा था। सुरक्षित जो हम कह रहे हैं कि सजा को लेकर जब यह फैसला जो था उसको सुरक्षित रखा गया और उसके बाद किस तरह से सोमवार को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया, तो अपने आप में यह बड़ी पहल को दिखाता है कि किस तरह से लगातार जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से यह बड़ी खबर सामने आई क्योंकि सिर्फ 60 दिन में यह डेथ वारंट देखने को मिला है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि किस तरह से लगातार अलग अलग जो प्रारूप है वो देखने को मिले हैं। विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया और मामले में 2 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की गई। 28 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई और क्या कुछ इस पर अभी तक रिएक्शंस निकल कर आए हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। नसरापुर हत्याकांड जो हुआ था उस केस में कोर्ट ने आरोपी को सजाए मौत सुनाई है और इसलिए मैं कोर्ट का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये एक बेंचमार्क डिसीजन है। इससे आगे ऐसे कृत्य करने वाले, ये रेयरेस्ट केस है, ऐसे कोई भी गुनाहगार फिर से ऐसी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी वृत्ति को गाड़ देना चाहिए।
तो देखा आपने किस तरह के रिएक्शंस निकल कर आए हैं, और आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल ये क्या है पूरा मामला, ये समझिए। 1 मई 2026 की ये घटना है, और उसके बाद 3 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ था। ये वो हैवान है, इसकी तस्वीर भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था और उसके बाद किस तरह से इसको फांसी की सजा मिली। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। ये निर्मम जो हत्या की गई थी, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि अभियुक्त बच्ची को पास की गौशाला में ले गया, और उसके बाद फिर जो बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा लगातार जब से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, और उसके बाद पास के एक खलियान में बच्ची का शव मिला, जिसके बाद प्रशासन जो है वो एक्शन में आया, और एक्शन लेते ही पूरे इलाके में भारी आक्रोश, और पुणे में भी प्रदर्शन इसके खिलाफ देखने को मिले थे। लगातार इस पर लगातार जो प्रणालियां थी वो तेज गति से जारी थी। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी खंगाले, जिसके आधार पर वीडियो में दिखाई दिया कि अभियुक्त कामले बच्ची को जो है वो वहां पर ले जाते हुए दिखाई दिया, और अभियुक्त 1.5 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी। तो अपने आप में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, जिसके बाद ये जो आरोपी है, ये जो हैवान है, उसके बाद किस तरह से वहां पर फांसी की सजा मुकम्मल की गई है, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अदालत ने क्या कुछ कहा। अदालत ने आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड देते समय विचार किए जाने वाले कुछ मानदंड जो हैं वो तय किए। इनमें अपराध का अत्यंत क्रूर होना, अपराध का न्यायिक चेतना को झकझोर देना, अभियुक्त का समाज के लिए स्थायी खतरा होना, पीड़ित का पूरी तरह से असहाय होना, और अपराध बिना किसी उकसावे के किया जाना इसमें शामिल है। इस मामले में ये सभी मानदंड जो हैं वो लागू होते हैं, और इस तरह की बात अदालत की तरफ से कही गई, और सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड देते समय विचार किए जाने वाले कुछ मानदंड तय किए, जिनके आधार पर यह सजा मुकम्मल की गई है। शिशिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिशिर का ही रुख करते हैं। शिशिर, साफ तौर पर देखें तो बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। ऐसे में क्या कुछ इस पूरी प्रक्रिया में रहा है, क्योंकि 60 दिनों के भीतर उस दुष्कर्म से लेकर सीधे फांसी तक की सजा, कितना तेज गति से ये जो प्रणाली अदालत की वो काम करती हुई नजर आई है? बिल्कुल गौरव, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसे मामलों में अब तक का किया गया सबसे फास्टेस्ट एक्शन रहा है ये। खासतौर पर ये प्रक्रिया देखा जाए तो सिर्फ पुलिस एक्शन तक सीमित नहीं रहते हुए जुडिशरी अगर देखा जाए तो वो भी इसमें जो है काम पे लगी थी, और महज रिकॉर्ड कुछ दिनों में जो है ये फैसला सुनाया गया। हालांकि ये जघन्य अपराध है। कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की कैटेगरी स्टडी में आता है, और इसीलिए जिस प्रकार से इसकी सुनावनी की गई वो बहुत जो है कम समय में की गई थी। आपको बता दूं कि 1.5 से 2 घंटे के भीतर जो आरोपी को जो पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद तकरीबन अगर देखा जाए तो 15 दिन में जो है वो चार्जशीट फाइल की गई थी। तकरीबन 1200 से ज़्यादा पेजेस की ये चार्जशीट है जो 15 दिन में फाइल की गई थी। ये चार्जशीट फाइल करते वक्त अगर देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज के सबूत पुलिस ने अपने साथ लिए। साथ ही साथ हम बात करें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जहाँ तक बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी, उसको भी खंगाला गया। तकरीबन 55 ऐसे गवाह हैं, उनके जो है गवाही जो है वो इसमें दर्ज कराई गई, और ऐसे जो है 15 दिन में चार्जशीट फाइल की गई। महज 28 दिनों में इसके चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए थे कोर्ट में। जो अलग अलग धारा है, रेप का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो इन सभी धाराओं के तहत जो है ये चार्जेस फ्रेम किए गए थे जो आरोपी उनके ऊपर। और तकरीबन अगर देखा जाए कल जब सदन में बात, चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो मानसून सेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने इस बारे में निवेदन भी सदन में दिया था। उन्होंने कहा था कि लगातार जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। जो जज थे वो छुट्टी पर थे, लेकिन उसके बावजूद ये केस जो है उन्होंने लिया और एक्सपीडाइट कर दिया, फास्ट ट्रैक किया, और हर रोज इसकी जो है सुनवाई की गई। और महज 55 से 60 दिनों में जो है जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो उसके बाद जो है ये जो सजा है सुनाई गई है, फांसी की सजा जो है वो आरोपी को दी गई। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और जुडिशियरी ने मिलकर जो है जो काम किया था। तकरीबन ऐसे केसों में अगर देखा जाए जो केसेस है उसमें इसी प्रकार से एक्सपीडाइट करने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से पुलिस अपना काम करती है। वाटर टाइट केस बनाने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सभी सबूत खंगाले गए, और उन सभी सबूतों को जब कोर्ट में लाया गया तो वो सभी सबूत जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होते दिखाई दिए, और इसीलिए जुडिशरी द्वारा जो है महज कुछ ही दिनों में इस प्रकार से जो है निर्णय सुनाया गया है। हालांकि मिसाल जरूर है, और आने वाले समय में इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए कहीं ना कहीं दिशा भी
देगा कि किस प्रकार से कार्रवाई जो है अगर पुलिस और जुडिशरी चाहे तो कर सकती है, और इसलिए ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने भी काफी सराहा है। निश्चित तौर पर, और ये तमाम हमने एक्शन देखे हैं और ये ताबड़तोड़ जो प्रक्रिया रही है, इसी वजह से ये जो तेज गति से जो न्याय मिलता हुआ नजर आया है पीड़ित परिवार को, वो साफ देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की आर्थिक हलचल के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय शेयर बाजार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए $5 ट्रिलियन से अधिक के मार्केट कैप के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे मजबूत देशों के बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह है कि जब दुनिया के कई बड़े बाजार वैश्विक मुनाफा वसूली, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कमजोर निवेश माहौल के दबाव में फिसल रहे थे, तब भारतीय बाजार मजबूती से आगे बढ़ता रहा। जून महीने में भारतीय बाजार का मार्केट कैप करीब 2.75% बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, हांगकांग, कनाडा और यूरोप के कई प्रमुख बाजार गिरावट में रहे। और इस मजबूती के पीछे विदेशी निवेशकों की वापसी, घरेलू म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के जरिए लगातार निवेश, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद जैसे कई अहम कारण रहे हैं। और ये उपलब्धि सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे की भी बड़ी मिसाल है। ऐसे में भारत की ऐतिहासिक वापसी साफ तौर पर देखने को मिली है। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत का है। कई बड़े बाजारों को इसने पिछाड़ा है। क्या कुछ और अहम हुआ है, आइए उस पर भी नजर डाल देते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से टॉप 5 में भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि टॉप 5 में भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। शेयर बाजार में भारत का जो रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार जो है वो बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि ताइवान, साउथ कोरिया को इसने पछाड़ा है। तो आप जानिए कि बहुत बड़े देश, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से शेयर बाजार में लगातार जो ऊंचाइयां छूती हुई नजर आई हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से जो मार्केट कैप है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। $5 ट्रिलियन के ये पार नजर आ रहा है और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से 2.75% जून में मार्केट कैप जो रहा है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है और दुनिया के बाजारों से बेहतर रहा है ये भारत का बाजार, क्योंकि वैश्विक जो चुनौतियां उसके बाद भी किस तरह से लगातार भारत मजबूती की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आया वो देखने वाली बात थी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय बाजार में किस तरह से तेजी के जो कारण है वो क्या कुछ रहे, वो भी हम आपको बताते हैं कि कैसे जो लगातार स्थितियां हैं वो और ज्यादा भारत के पक्ष में आती हुई नजर आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, टेक शेयरों में वैश्विक मुनाफा वसूली साफ तौर पर देखने को मिली है। ताइवान और कोरिया के मार्केट कैप में गिरावट नजर आई है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी देखने को मिली है। भारत को आर्थिक और बाजार सपोर्ट मिला है और इसके अलावा जून में खरीदारी बढ़ाई गई है। विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो फिर लौटा है। घरेलू म्यूचुअल फंड्स की लगातार खरीदारी हुई है। एसआईपी निवेश ने बाजार को स्थिर किया है। तो ये तमाम अलग अलग फैक्टर थे जो साफ तौर पर देखने को मिले थे। इसके अलावा अगले पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका कहां पर है ये हम आपको बताते हैं और इसके अलावा अन्य देश कहां कहां पर हैं वो आप समझ लीजिए कि इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। अमेरिका इस वक्त $79.6 ट्रिलियन पर है। ये ग्लोबल रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की जब बात करते हैं $15.23 ट्रिलियन चीन का नजर आता है। इसके अलावा जापान की जब बात करते हैं तो जापान में $8.59 ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। जो शेयर है वो ऊपर जाता हुआ नजर आया है। हांगकांग की बात करें तो $6.61 ट्रिलियन हांगकांग में नजर आया है। इसके अलावा ताइवान की जब हम बात करते हैं, पहले भारत को बताते हैं उसके बाद ताइवान को बताएंगे। भारत की बात करते हैं तो $5.05 ट्रिलियन यहां पर भारत का नजर आता है। इसके अलावा भारत के बाद अगर हम बात करें तो जब हम देख रहे हैं तो ताइवान की जब बात करते हैं तो वो $4.97 ट्रिलियन नजर आता है और दक्षिण कोरिया की बात करें तो $4.66 ट्रिलियन नजर आता है। तो आप समझिए कि लगातार भारत के जो बढ़ते कदम है वो किस तरह से शेयर मार्केट में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और कितना मजबूत भारत नजर आता है। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय का ही रुख करते हैं। अजय, साफ तौर पर देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की यहां पर भी नजर आ रही है। क्या बड़े टेक अवेज, क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से भारत यहां तक पहुंच रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर गौरव रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो के इंडियन इक्विटीज में उनको रिलैक्स किया और उस पर टैक्स की ब्रेक दी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स का ब्रेक दिया गया वित्त मंत्रालय की वजह की तरफ से, उसने जून में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें बढ़ोतरी का काम किया। अगर आप एफआईआई डेटा पर नजर आ रहे हैं तो पिछले 2 वर्षों से जो निवेश में लगातार कमी आ रही थी, या कहें आप सेल ऑफ हो रहा था एफआईआई की वजह से,
वो रिवर्स हुआ और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जून महीने में आता हुआ दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट कैप को बेटर करने में एक बार फिर से भारत को मदद मिली, और जिस तरह से आपने बहुत विस्तार से बताया कि भारत एक बार फिर से टॉप 5 में शामिल हो गया है। तो अजय, अगर इसको देखें हम, इसके अलावा जो हम बाकी देशों को भी देख रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में भी हम देख पाएंगे कि भारत और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और क्या अगर अंदर के पॉइंट्स की बात करें तो क्या ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो अभी भारत और हासिल कर सकता है? तो देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लार्ज इकोनॉमीज में हम लगातार कई वर्षों से 6.5 to 7% ग्रोथ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, और बार बार जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में, वो निवेशकों को एक बहुत ही पुख्ता आधार देती है इस बात का निर्णय लेने में कि भारत जैसी इकोनॉमी में वो इन्वेस्टमेंट क्यों करे। दूसरी बात, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार ये कह चुके हैं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस आपकी रुकने वाली नहीं है। तो स्थिति और आगे जाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश है सरकार का, और जिस तरह से एक जबरदस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया इस क्राइसिस के वक्त में, और हमने देखा कि हमारे घर में ऊर्जा की कीमतों को, फर्टिलाइजर की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया, और जो शॉक आ सकता था मार्केट पे उसको हमने कहीं ना कहीं रोका, सरकार ने और आरबीआई ने भी। तभी ये देख पा रहे हैं अजय कि लगातार इस तरह की जो स्थितियां रही हैं उस पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, और वही सब कुछ है कि ये जो नीतियां बनी हैं उन्हीं से ये बेहतर निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाला समय और ज्यादा सुनहरा होगा और ज्यादा भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की विकास यात्रा में अब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी लगातार बढ़ी है, जो ये संकेत देती है कि शिक्षा, कौशल विकास, बेहतर अवसरों और बदलती सामाजिक सोच का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। आज भले ही महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग 35% हो, लेकिन इसमें तेजी से सुधार की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। अगर महिलाओं के लिए और अधिक गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सुरक्षित कार्यस्थल और नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो करोड़ों महिलाएं कार्यबल से जुड़ सकती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग $1.4 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान दे सकती हैं। ये केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, परिवारों की आय बढ़ाने और देश की समग्र प्रगति को नई गति देने का भी अवसर है। साफ है कि भारत की तरक्की की अगली बड़ी कहानी महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, बढ़ते रोजगार और बढ़ती भागीदारी से ही लिखी जाएगी। तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से जो नौकरी की तरफ महिलाओं का रुख होता हुआ नजर आया, थोड़ा बहुत उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा देखें तो तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स निकलकर सामने आए हैं जो बड़ी वानगी पेश करते हुए नजर आते हैं। आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि सोशल एंड सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पेपर नौकरियों में ये साफ तौर पर देखने को मिला है। महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर बढ़ाने पर उसका फोकस नजर आ रहा है और ये फोकस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए श्रम बल भागीदारी दर लगातार जो कम है, इस तरह के सवाल जरूर उठाए गए हैं। लेकिन भारत में जो स्थिति है वो पहले से बेहतर नजर आ रही है और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है उसी के जरिए और इसमें उभार नजर आएगा। भारत में जो वैश्विक औसत जो हम देख रहे हैं वो 59% से काफी कम है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें वो 35% नजर आता है और उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। विकसित भारत 2047 हासिल करना ये जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा से देखी गई है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि तेजी से बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं
क्या जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से यह जो बदलाव है वो बहुत बड़ी गति पेश करते हुए नजर आ रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। हाल ही के वर्षों में या सालों में अगर हम देखें तो स्थिति सुधरी है, क्योंकि 2018 के बाद लगभग 34% तक इसमें वृद्धि नजर आई है। 2004 में 21% ये महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी। बढ़ते अवसरों के साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के जॉब मार्केट में आने से बदलेगी जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई है। लगभग $1.4 ट्रिलियन का जो आगे की ग्रोथ है वो हो सकती है, और इसी में योगदान ट्रांजिशन फेज में है भारतीय इकोनॉमिक, और ये जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित का ये रुख करते हैं। अंकित, बड़ी पहल यहां से नजर आ रही है, और ये जो आंकड़े ये क्या कुछ दिखा रहे हैं? महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भारत कितना तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर भारत लगातार महिलाओं को सशक्त करने की तरफ काम कर रहा है, और यही वजह है कि जो 21% हुआ करता था 2014 का आंकड़ा हम 17 और 18 का देख रहे हैं, उसके मुकाबले 35% तक ये आबादी बढ़ करके हो गई है। अगर इसमें और भी सुधार की तरफ देखा जाए तो नया जो लेबर कानून लाया गया है उससे भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम अपने बाकी के देशों की बात करें जो अपने पड़ोसी हैं, उनकी हिस्सेदारी महिलाओं के क्षेत्रों में ज़्यादा है, और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हो, जो सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि महिलाओं की हिस्सेदारी इस देश में सबसे ज़्यादा हो। और यही वजह है कि इस देश की मुखिया यानी राष्ट्रपति भी महिला ही हैं और वित्त मंत्री भी महिला हैं। तो यानी ऐसे में महिलाओं को सशक्त होने से न केवल हमें वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि ये भी निश्चित करता है कि महिलाओं से इकोनॉमी में भी तकरीबन एक लंबा $700 बिलियन का बूस्ट कहीं ना कहीं ये रिसर्च कहती है कि आने वाला है। यानी साफ तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी जिस भी क्षेत्र में होती है वहाँ कहीं ना कहीं स्थिति और बेहतर हो जाती है, फिर वो चाहे मेडिकल सेक्टर हो या फिर टेक्सटाइल का सेक्टर हो। यानी ये वो सेक्टर है जहाँ पर अगर थोड़ा सा नॉर्म्स में और भी ढिलाई आती है तो यहाँ और भी ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कमी आई थी, जिसका आपने भी जिक्र किया, हमारी रिपोर्ट में हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, उसके पीछे का कारण ये था कि उस वक्त ज़्यादातर लोग नौकरियों की तलाश में ना होकर के सीधा शिक्षा की तरफ बढ़ गए थे। ये इस रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है। यानी कि अगर वही आप इस तरफ बढ़ेंगे रोजगार निश्चित तौर पर के लिए, तो और भी तमाम ज़्यादा फायदा महत्वपूर्ण जो होगा। तथ्य हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भी आंकड़े निकलकर सामने आएंगे जो दर्शकों के साथ हम समय समय पर साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारियां विस्तार से बताने के लिए। आपको एक खबर बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में FCI 2.0 पोर्टल और EOCI प्रणाली का शुभारंभ किया है। कर्तव्य भवन स्थित गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन दोनों पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने पोर्टल के फायदों का भी जिक्र किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल का शुभारंभ किया है। काफी महत्वपूर्ण ये पहल FCI को लेकर, और इसके अलावा 2.0 ये जो पोर्टल है और EOCI प्रणाली का ये शुभारंभ किया गया है। तेज़ गति आती हुई नज़र आएगी, और लगातार हम देख रहे हैं कि इन तमाम क्षेत्रों में काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जब इन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी और ज़्यादा विकसित करने की जो कवायद है वो तेज़ गति से जारी है। ऐसे में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है FCI 2.0 को लेकर। और क्या कुछ इसमें और निकलकर सामने आ रहा है ये भी समय समय पर धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो भारत के बढ़ते कदम हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं। और लगातार इस तरह के जो पोर्टल्स हैं, इस तरह के जो शुभारंभ हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को इससे कितना फ़ायदा और सीधा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। लगातार इसमें हमने देखा है कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी कवायदें तेज़ करती हुई नज़र आ रही है, और हर क्षेत्र पर फोकस है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। क्या कुछ नया हो रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं और 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो ऐसी तस्वीरें और ऐसे शुभारंभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी के साथ न्यूज़ पंच में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।